हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ताशी दिलेक प्रणाम, शुभ संध्या, अगम बे कुमरिक जिदू। क्या मतलब है मेजर इसका? गुड इवनिंग। सो वेलकम टू द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। वी वर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी। तो फरवरी का करंट अफेयर्स हमारा डिस्कशन में चल रहा था। अराउंड 55 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट हाफ आपका जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी आधा भी हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी आपके जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं इसका मैं टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो एक करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका सीरीज लॉन्च करेंगे, तो क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं रखेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर पीडीएफ लेते हैं, पढ़ते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चंस रखे जाएंगे, ताकि एक बार आप एक कंसोलिडेटेड मटेरियल पे फोकस कर लें, ठीक है। क्या होगा ना, अगर मैं गारंटी ले लूंगा कि हाँ इसी में से पढ़ना है, तो आप मतलब इसी में से अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो इतना होगा कि आप चलो ये मटेरियल अच्छे से पढ़ लो, सवाल यहीं से आने वाला। ओके, नमस्ते। आनीत, इतना खुशी हो रहे हैं? तो देखिए, स्टार्ट करें तो जैसा अपना प्रथा है, पहले हम कुछ रिवाइज करेंगे, पिछले क्वेश्चन देखेंगे आपको पिछला कितना याद है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट। देश का पहला जियो पार्क आपको किस स्टेट में देखने को मिल रहा है, बताइए। हाँ जी, ये डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बनना चाहिए आपसे। जियो पार्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। एक किताब है, देखो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पे फोकस ज्यादा रखना है। एक किताब है, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल्ड इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, हैज बीन ऑथर्ड बाय, बताइए। ये किताब किसने लिखी है? कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत, बताइए सर किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज जे साई दीपक। एक और किताब का नाम बताना है, मतलब ऑथर का नाम बताना है। किताब का नाम है द कॉमरेड्स एंड मुल्लाज, चाइना, अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स। इसके ऑथर का नाम क्या है, बताइए सर। द कॉमरेड्स एंड मुल्लाज, चाइना, अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स हैज जॉइंटली बीन रिटन बाय स्टैनली जॉन एंड, क्या होगा आंसर? ये अभी हाल फिलहाल में डिस्कस किए ये क्वेश्चन। रॉय साहब, रॉय साहब कहाँ हैं? आनंद कृष्णन, ठीक है, आनंद कृष्णन एंड स्टैनली जॉन, ध्यान रखिएगा। 46,
नेटो इज ऑर्गेनाइजिंग अ विंटर कैंप एक्सरसाइज इन विच ईस्टर्न यूरोप कंट्री, ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। बताइए इसका आंसर। नेटो इज ऑर्गेनाइजिंग अ विंटर कैंप एक्सरसाइज इन विच ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री? लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, यूक्रेन। हाँ जी सर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज एस्टोनिया। अच्छा, नेटो के हेडक्वार्टर्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे आपको? टाइप करके बताइए, नेटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? ओके, तो आगे आगे वो कह रहे हैं ब्रसेल्स। बाकी लोग? ब्रसेल्स कहाँ मिलेगा? ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ब्रसेल्स इज अ सिटी, कहाँ का कंट्री है ये ब्रसेल्स? बहुत बढ़िया, हेडक्वार्टर ये देखो लिखा भी है, ब्रसेल्स बेल्जियम। ओके सर। बुक सेट ऑथर का एक और सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी? हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली लॉन्च बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी? बताइए। सगारिका घोष, रजनी बख्शी, जगदीश भागवती और अभिजीत बैनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज सगारिका घोष। ठीक है, सगारिका घोष इज द ऑथर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। जहां हमने कहा था कि उन्होंने कुछ उनकी क्वालिटीज मेंशन की, द लिबरल स्टेट्समैन, हिंदुत्व आइकन, कल्चर्ड पोइट, रूथलेस पॉलिटिशियन, पैशनेट डेमोक्रेट एंड मोरल कॉम्प्रोमाइजर। चलिए सर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आज से कल इन द लास्ट क्लास 55 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। 55 क्वेश्चंस के बाद ये रहा आपका आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 56। इंडिया रैंक 46 इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच एजेंसी? अभी रिसेंटली एक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 बनाया गया है, ठीक है। तो उसमें इंडिया की रैंक 46 आई है। दुनिया भर में हमारी रैंक कितनी है सर? 46 है। तो ये रैंक निकाली किसने? देखो, जितनी भी रैंक्स आती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, तो इनको पब्लिशर जो होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो भी इनको पब्लिश करता है उनके नाम ध्यान रहने चाहिए आपको। हाँ जी सर, बताइए क्या होगा आंसर। व्हाट इज सी आई यू विजय? आप शायद ई आई यू कहना चाह रहे हैं ना? ओके सर।
EIU। तो मेजर ये जो मुकेश हो रहा राका, आप लोगों का आंसर क्या है? EIU। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों को भी आंसर देना है। देखिए, क्लास में आने का मतलब है कि आंसर देते रहना है। वैसे कॉपी पेन लेकर आप रख सकते हो, एक कॉपी रखो, एक पेन रखो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे नोट डाउन करते रहो आप, है ना? देखो, इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो बार बार नोट्स ना बनाओ आप, एक बार बना लो। जैसे नेटो है, नेटो के बारे में एक बार लिख लिया, जब भी नेटो का जिक्र हो, जब भी करंट अफेयर्स में आए, उठा के रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका रिवीजन करंट अफेयर्स पे होना जरूरी है। तो अपन इसके आपकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे। ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस कराएंगे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। हाँ जी सर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो करप्शन परसेप्शन पे रैंक निकालता है, करप्शन वाली रैंक निकालता है। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, कौन निकालता है सर? EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है सर? नॉर्वे का, 9.75 आउट ऑफ 10। हमारा कितना है सर? 6.91। और हमारे पड़ोसी कहाँ है सर? 104, पाकिस्तान का। बस हमारे लिए यही हैप्पीनेस है, पाकिस्तान ये 104, हमारा कितना है? 46 है। चलिए जनाब। अच्छा, अब जब बात डेमोक्रेसी की निकली है, तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से यही है, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एक्चुअल में है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब, ठीक है, जनता का रूल। अब अगला सवाल आता है, डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स मैंडेटरी टू मेंटेन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, बता सकते हैं आप लोग? हैप्पीनेस में आगे निकल गए। अरे, हमारी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती, तो हमारी रैंक गिरा देते हैं हैप्पीनेस में। तो मेरे को आप बताइए, अगर आपको अपने देश में डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, या आपको भेजा जाए कि चलो ये आइलैंड दे दिया, यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, तो आपको क्या क्या चीजें इंश्योर करना पड़ेगी कि वहां पर हो, कि डेमोक्रेसी मेंटेन हो? मिजिर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना चाहिए। तो मिजिर, आप सऊदी अरेबिया में जाइए, वहां पे भी शरिया लॉ लगा हुआ है। ठीक है, लॉ तो वहां पे भी फॉलो हो रहा है, उनका भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका भी अपना एक लॉ है, वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो क्या वो डेमोक्रेसी हो गए? ईरान चले जाओ आप, वहां पे उनका अपना लॉ लगा हुआ है, क्या वहां डेमोक्रेसी मिलेगी? इवन हिंदुस्तान में जितने भी राजा रहे हैं, सबके अपने अपने कानून रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज तो सभी के साथ रही है, बट क्या डेमोक्रेसी थी? इक्वालिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो डेमोक्रेसी हो जाएगा? कल एक तानाशाह आके यहाँ पे रहने लगे, जैसे आप चाइना चले जाओ, चाइना में इतना इक्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कल चाइना जैसा कंट्री कह दे कि हमारे यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, तो क्या वो डेमोक्रेसी हो जाएगा? बिल्कुल, इलेक्शंस तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी हैं। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए, मतलब उसका पैसा ना लगे, फेयर होने चाहिए,
मतलब इलेक्शंस अगर हो रहे हो तो ऐसा ना हो किसी एक पार्टी को आप वोट, मतलब एक पार्टी को फेवर किया जा रहा हो इलेक्शन में। तो जो इलेक्शन कराने वाली बॉडी है वो दोनों को ही इक्वली ट्रीट करे। तो इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो, क्या इतना काफी होगा? अगर मान लो कोई कंट्री है उसमें एक बार इलेक्शन हो गया सर, फ्री था, फेयर था, बट उन्होंने कहा अब दोबारा नहीं होगा, 50 साल तक हम इलेक्शन नहीं करवाने वाले, तो अब उसको डेमोक्रेसी आप कहोगे? नहीं कहोगे। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस। बट सर चाइना है, वहां पे इलेक्शन फ्री होते हैं, फेयर होते हैं, रेगुलर होते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, बट वहां डेमोक्रेसी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सिंगल पार्टी रूल चलता है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के लोगों में से आपको किसी को चुन लेना है। तो अगर इस तरह का सीन हो जाए कि आपकी कंट्री में एक सिंगल पार्टी रहे और उसी पार्टी में से एक पार्टी, एक बंदे को आपको चुनना हो, तो आपको लगता है ये किसी तरह की डेमोक्रेसी रहेगी? क्योंकि है तो वो एक ही पार्टी का, दूसरी पार्टी का तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। नहीं, आप लोग जो पॉइंट बोल रहे हो वो फिलोसफी के लिए अच्छे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो पॉइंट्स लिखने हैं, जो ध्यान रखने, वो मैं बता रहा हूँ। फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शंस, और सबसे ज्यादा जरूरी जो है, सबसे और एक जो जरूरी पॉइंट है कि मल्टी पार्टी होनी चाहिए। मल्टी पार्टीज मतलब एक से ज्यादा पार्टी, दो पार्टियों तो भी चलेगा, जैसे अमेरिका में मेनली डेमोक्रेट्स रिपब्लिक्स रहते हैं, इंडिया में भी बीजेपी कांग्रेस मेनली रहते हैं, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शंस, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ये मत सोचना लाओ सर मैं लिख लेता हूँ, याद करना पड़ेगा, इसको फील करो, समझो आप क्यों ये जरूरी है। फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए सर? और सवाल करने के लिए हमें सवाल करने की पावर होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू आस्क द क्वेश्चन, सरकार से हम सवाल कर पाए, ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए। अब देखो एक चीज कैसे कनेक्ट होती है, आपके पास सरकार से सवाल करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सवाल तो ये आता है कि पूछोगे क्या आप? जब आपके पास कोई डेटा होगा, जब सरकार की खबर होगी कि सरकार काम क्या कर रही है, तभी तो आप सरकार से पूछोगे कि हाँ ये तुमने ऐसा क्यों किया। तो इसी के लिए लाया गया है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इसीलिए लाया गया है क्योंकि ताकि आपको पहले जानकारी मिले कि व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। जब आपको सरकार की जानकारी मिलेगी तभी तो आप सरकार से सवाल करोगे। तो इसीलिए आरटीआई इज ऑल्सो ए वेरी इंटीग्रल पार्ट टू अवर डेमोक्रेसी। तो यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। अभी तक हमारे लिए डेमोक्रेसी क्या था सर? बस रूल ऑफ द पीपल, इससे आगे गाड़ी नहीं बढ़ती थी। आज देखो बहुत कुछ आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी के बारे में, फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शन, मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट टू आस्क द क्वेश्चन, आरटीआई, ये सारे फीचर्स है, ये सारी इजेंशियलिटी है अगर आपको अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी मेंटेन करना है। अगर क्लियर है तो एक लाइक ठोक दीजिए। हाँ, फिर इस तरह की चीजें आप बोल सकते हो, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, वोटिंग राइट्स, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। नहीं मार्शल जी, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन है। अब जनता के ऊपर है ना, अब जनता किस पार्टी को पसंद कर रही है। ठीक है। अब देखो हमने जो बात करी है पॉलिटी की बात करी है, आप लोग जो बात कर रहे हो वो है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटी, पॉलिटिक्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट, ठीक है। इस डिफरेंस को मेंटेन करो आप। पॉलिटी अलग चीज होती है, पॉलिटिक्स अलग होती है। हम थियोरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, हमें एग्जाम देना है। मैं इसलिए आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कल आपको नेता बनना है। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कल आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है, एक अधिकारी बनना है। और मतलब अच्छी बात है, आप नेता बनिए, आगे देश के लिए बढ़िया करिए, लेकिन अभी जो क्लास हो रही है ना वो इसी के लिए था कि ताकि मतलब एक ब्यूरोक्रेट बनो।
तो अपन पॉलिटी पढ़ लें, थियोरेटिकल चीजें पढ़ लें। डिफरेंस होता है ना कि आप प्लान क्या करते हो चीजों को, फिर एक्चुअल में हो क्या जाता है, वो अलग चीज है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी जरूरी चीज है, बिल्कुल मार आप बात सही कह रहे हैं। जुडिशरी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर जुडिशरी नहीं होगा और जुडिशरी के पास अगर आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं मिलेगा तो भी डेमोक्रेसी पे असर पड़ेगा। ठीक है ना। चलो सर, चलिए सर, अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा सर, 57। Which ministry has launched the Smile scheme for the welfare of transgenders and beggars? एक स्कीम है स्माइल फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया बताइए। हाँ, जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं, ऐसे ढेर सारे फीचर्स है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक है वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू भी जरूरी है। इसमें तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर जैसे आपको कभी लिखा मिले कि कोई स्कीम लॉन्च की गई है ट्रांसजेंडर्स के लिए या बैगर्स के लिए या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो इसका आंसर मेजोरिटी टाइम्स आप देखना यही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सर इसका, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मंत्री कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है टाइटल स्माइल। अच्छा, मैं पहले भी बता चुका हूँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस। तो कोई बता सकता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है। ये मैं दो बार तो एटलीस्ट शायद दो से ज्यादा ही बार, दो तीन बार डिस्कस कर चुका हूँ इसको पिछली क्लासेस में। तो कोई बता सकता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। हाँ जी सर, बताइए सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। बहुत बढ़िया जुम्बे सोरा जी, जो 100% गवर्नमेंट फंड नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से बनती, ठीक है। 100% जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहलाती है, ठीक है। अब स्माइल की फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्माइल की वो फुल फॉर्म है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें एक्रोनिम बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उड़ान हो गया, स्माइल हो गया, पता नहीं क्या क्या तगड़ी तगड़ी बनाते रहते हैं ना। चलिए, तो नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योर्ड लाइफ का प्रॉमिस प्रॉमिस मिलेगा। तो इसके लिए फंड भी अच्छा खासा अलॉट कर रखा है अगले 5 सालों के लिए। अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द फिक्कीज कैस्केड हैज टेकन द इनिशिएटिव टू ऑब्जर्व 11 फरवरी एवरी ईयर एज विच डे। 11 फरवरी को क्या मनाएंगे हम, फिक्की ने डिसाइड किया है 11 फरवरी को हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए, मेरे ख्याल से इस दिन वो कुछ चॉकलेट वॉकलेट डे भी होता है 11 फरवरी। इस उसमें नहीं जाना है, ठीक है, ये नहीं कि चॉकलेट डे होता है, टेडी डे होता है, ये सब नहीं करना है। 11 फरवरी को फिक्की ने क्या सेलिब्रेट करने को बोला है। हाँ जी सर, बताइए। एंटी करप्शन डे, ट्रैफिकिंग, बाकी लोग, बाकी लोग भी जवाब दीजिए।
ए बी पे तुक्का लग रहा है। ठीक है सर, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एंटी स्मगलिंग रेट, ठीक है। कैस्केड क्या है? फिक्की की एक कमेटी है, कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटर फीटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। देखो, स्मगलिंग होगा या काउंटर फीटिंग, मतलब जाली नोट्स वगैरह जो बनते रहते हैं, इस तरह की चीजों से सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? इकोनॉमी को पहुंचता है। और इकोनॉमी के थ्रू किसको पहुंचता है सर? इंडस्ट्रीज को पहुंचता है। इंडस्ट्रीज को बहुत इससे नुकसान पहुंचता है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तो फिक्की की फुल फॉर्म हो गई। तो इन्होंने कहा है कि हम इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब सेलिब्रेट नहीं करेंगे, मतलब एज ए अवेयरनेस, ताकि लोग, मतलब एक अपना अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि स्मगलिंग से बचें। एंटी स्मगलिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। फिक्की देखो इंडिया में ना सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन कहो या इंडस्ट्रीज की, जैसे आज के टाइम आप सुनते हो आसोचाम है, ठीक है, और नासकॉम है, सीआईआई है। तो इस तरह की ये जो ट्रेड, ये इंडस्ट्रियल यूनियंस होते हैं, इनमें सबसे पुराना जो यूनियन है ना आपका, ये फिक्की है। 1929 में बना था, सॉरी 1927 में। ये उसी दौर की बात है जब आपका सोशलिज्म बहुत ज्यादा चरम पे था, मतलब सोशलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो जो कैपिटलिज्म था वो थोड़ा खतरे में आ रहा था, तो कैपिटलिज्म को काफी चिंता हो रही थी अपनी। तो इस तरह की फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी थी। तो इंडिया में भी 1927 में आपको फिक्की देखने को मिलेगा। तो फिर वो कैपिटलिज्म का बहुत लो पीरियड भी था, क्योंकि इसके 2 साल बाद ही आप देखोगे 1929 द ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका में 1929 में जो मंदी आई थी, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था, पूरी दुनिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो वो तो बिल्कुल अंधकार का टाइम था कैपिटलिज्म का। तो कैपिटलिज्म वीक हो रहा था और उधर सोशलिज्म स्ट्रांग हो रहा था। तो इस वजह से इस तरह की इंडस्ट्रियल यूनियंस क्रिएट हो रही थी। तो फिक्की आपकी क्रिएट हुई है 1927 में। नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जितनी भी इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं। ऑलराइट सर, तो फिक्की के बारे में सर हमने देख लिया। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो घट से बता देना एनडी, बोले तो न्यू दिल्ली, ठीक है। फुल फॉर्म ध्यान रखना, फेडरेशन है किसका? इंडियन चैम्बर का, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सीआई है ना, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ऐसे याद रखो, फिक्की का कभी कंफ्यूजन हो। सीआई क्या है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और एफ फेडरेशन, आईसी इंडियन चैम्बर। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज योर फिक्की। ऑल राइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। NASA selects two missions, Muse and the Halley Swarm, to enhance the understanding of। नासा ने अभी दो नए मिशन बनाए हैं, म्यूज एंड हेली स्वाम। तो ये किसकी स्टडी के लिए बनाया है? मून की, मार्स की, सन की, या एस्टेरॉइड्स की? स्टोइक जी, एपीपीएससी सीई कब होगा? इसका आंसर आपको एपीपीएससी वाले ही देंगे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ टाइम में इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाए, बट अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। अरे कितना पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स को, और भी जमाने में चीजें हैं पढ़ने को। आज मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि इस क्वेश्चन में बहुमत गलत होने वाली है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? लो, तुरंत आंसर बदल गए। सर एक ऑप्शन मार्स है, हम मार्स लगा देते हैं सर। अरे किसी को मून नहीं लग रहा है? मून, मून नहीं लग रहा है क्या किसी को? अच्छा मार्स में, अरे नहीं नहीं, अरे अरे, इसको सीरियस नहीं लेना है। चलो मार्स नहीं हुआ, मैं मार्स नहीं है, ठीक है, हटा दिया मार्स को लिस्ट से। अब बताओ। म्यूज एंड हेली स्वाम मिशन की बात हो रही है। चलिए करेक्ट आंसर पे आते हैं।
तो करेक्ट आंसर इज सन। किसकी स्टडी करनी है सर? सन की स्टडी करनी है। सन की स्टडी करनी है। ऑलराइट। अब सर देखो यहाँ पे ना, आज नासा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नासा कब बना, कैसे बना? देखो नासा बनता है, इसके लिए यूएसए में एक कानून पास होता है, नासा एक्ट 1958 में। देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो ऐसा नहीं होता है कि सरकार को या जो भी लीडर होते हैं या जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हें एकदम से सपना आता कि चलो आज नासा क्रिएट कर देते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, आप हमेशा नोटिस करना उसके पीछे एक ना एक बैकग्राउंड स्टोरी रहती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी उसके पीछे कोई ना कोई एक बैकग्राउंड स्टोरी होगी। तो नासा के पीछे सर क्या स्टोरी है? देखो 1950s का वो दौर है, अभी वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो चुका है। तो दुनिया में दो कंट्रीज पावरफुल है, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। इनके बीच बहुत कंपटीशन रहता था, बहुत आपस में लड़े भिड़े रहते थे, बिल्कुल कांटे की टक्कर रहती थी। तो इसी बीच क्या हुआ, 1957 में यूएसएसआर ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी, फर्स्ट पुट एन ऑब्जेक्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड अर्थ, और वो था स्पुतनिक। ठीक है, आप सुनते हो वैक्सीन का नाम स्पुतनिक क्यों है? क्योंकि स्पुतनिक, उन्होंने एक सैटेलाइट थी जो लॉन्च करी थी 1957 में, दुनिया की पहली, यूएसएसआर की भी पहली और दुनिया की भी पहली थी ये। कब लॉन्च कर दी? अक्टूबर 4 1957। अब इसका मतलब यह है कि स्पेस में एंटर होने वाला पहला कंट्री बन गया यूएसएसआर। अब तो यूएसएसआर टेंशन में आ गया कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। यूएसएसआर अगर ज्यादा आगे निकल गया तो लोग ज्यादा यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस होंगे। तो तब हड़बड़ाहट में यूएसए ने कहा हम भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तब जाके 1958 में बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाता है इन 1958, जस्ट टू काउंटर द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर बन गया था पहला कंट्री स्पेस में जाने वाला, और यूएसए बन गया था पहला कंट्री टू सेंड अ पर्सन टू द मून। यूएसए ने कहा अब चलो इन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल कर दी, तो हम क्या करते, मून की फील्ड में लग जाते हैं, अपन मून पे जाएंगे। तो यूएसए उधर लग गया, तो मतलब आपस में इनकी कांटे की टक्कर चलती रही। यही इन्होंने वेपन्स में करा। वेपन्स में रशिया यूएसए में लड़ाई चली कि बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन बनाएगा, फाइटर जेट बेहतरीन कौन बनाएगा। इधर रशिया बना रहा था मिग, सुखोई, और यूएसए बना रहा था F-16 जैसे। तो रशिया तो आगे, यूएसए तो आगे निकल गया F-16 में, दुनिया में ज्यादा पसंद किया गया F-16। तो रशिया ने कहा कि चलो अपन फाइटर जेट तो लग रहा नहीं बना पाएंगे, तो एंटी एयरक्राफ्ट हम बना लेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट गन बनाते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हम बनाते हैं। अगर एयरक्राफ्ट हम बढ़िया नहीं बना पा रहे हैं तो हम क्या बढ़िया क्या बनाएंगे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो अगर एयरक्राफ्ट आज आपके देखोगे तो किसका नाम ज्यादा था, यूएसए का। फिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जैसे रशिया ने बनाई S-400 जो हमने खरीदा है, मतलब आसमान में एयरक्राफ्ट को उड़ाने की जो कैपेबिलिटी रखता हो, S-400 जैसी मिसाइल्स उन्होंने क्रिएट कर दी। यूएसए भी बनाता है, यूएसए के पास भी है थार्ड जैसी सिस्टम है, बट ज्यादा कौन बेहतरीन कहा जाता है वो है S-400। हमने S-400 को प्रेफर किया। ऑलराइट सर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपनी अलग एक आर्म्स रेस रही है, टेक्नोलॉजिकल रेस रही है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच यूएनआईटी नेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। मून नहीं है, सन है सर। तुक्के पे तुक्का जा रहा है, कोई नहीं, अटेम्प्ट करिए, ये ज्यादा जरूरी है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। बताइए। DBA, वाओ, क्या सीक्वेंस है।
डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। तो ये तो जाती है सी के साथ। सी क्यों रह गया? अरे टिक हटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल राइट सर। तो आ जाते हैं करेक्ट आंसर पे। करेक्ट आंसर इज यूएनडीपी। आप खुद सोचो, ये इनोवेशन मिशन है, ये किस लिए होता है सर? डेवलपमेंट के लिए होता है। इसमें बच्चों का रोल नहीं है, लेबर का रोल नहीं है, ऐसा कुछ कल्चरल काम नहीं है। तो इनके चांसेस कम है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यूएनडीपी इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये फेलोशिप जो ये लेके आए हैं, ये किसके साथ लेके आए हैं? ये लेके आए हैं यूएनडीपी के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेरे को बताओ आप, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लीजिए, सी लगा दिया सर। आप भी क्या याद रखेंगे? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बताइए। हाँ जी सर, बताइए। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, अब देखो इसमें कम आया है अटल इनोवेशन मिशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसमें नीति आयोग का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ताकि इंडिया में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट किया जाए। तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो इंडिया में मिशन चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। सरकार इस पे काफी इंटरेस्टेड रहती है और इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नए प्रोग्राम्स बनाना, नई पॉलिसीज बनाना, नए नए सेक्टर्स में इनोवेशंस लेकर आना, ठीक है, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, तो ये सारा काम कौन करता है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के तहत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे लैब्स बनाई जाती हैं जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाया जाता है। स्कूल्स में बच्चों को काम करवाया जाता है, अलग से उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करें। ठीक है, इनके इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जहां पे वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स आपको मिलेंगे। और इंक्यूबेशन मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कुछ नया इनोवेटिव हो रहा हो। ठीक है, तो अलग अलग जैसे अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, मेंटर इंडिया कैंपेन, इनोवेशन सेंटर, तो ये सारा काम किसके तहत होता है? ये सब होता है अटल इनोवेशन मिशन। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो भारत सरकार के लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग इसको चलाता है, इसी का बनाया हुआ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अभी कंट्री का पहला फर्स्ट कलर सोवेनियर कॉइन लॉन्च किया है। तो किस थीम पे लॉन्च किया है उसको बताना है। अभी एक फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, करीब ये शायद 17 फाउंडेशन डे था ऑफ SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रेस्पॉन्सिबल है करेंसी छापने के लिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए। सॉवनियर कॉइन कौन सा होता है? एक मिनट। सॉवनियर कॉइन कौन सा होता है? मतलब ऐसा कोई यादगार कॉइन, जैसे मान लो आपके फ्रेंड को आपको बर्थडे पे कुछ देना है, तो आपने क्या करा, एक कॉइन दे दिया जिसमें आपका नाम लिखा है या आप दोनों के बीच कोई ऐसी मतलब सिंबल हो जो आप दोनों की दोस्ती दोस्ती का प्रतीक हो।
तो इस तरह इस तरह के कॉइन्स आपके कहलाते हैं सोनेट कॉइन। तो कलर्ड कॉइन है ये, तो वो किस थीम पे बना है ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज पंचतंत्र। किस थीम पे बना है सर ये? पंचतंत्र थीम पे बना है। अभी 17 फाउंडेशन डे था सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो फाइनेंस मिनिस्टर इन हर एड्रेस stressed on upskilling and acquiring new skills and upgradation to meet the technology driven economy। ठीक है, तो ये सारी बात आपका करी है फाइनेंस मिनिस्टर ने। ऑल राइट सर, देखिए आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बार फिर से अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास अभी रिगार्डिंग टीजीटी पीजीटी कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर जीके, इंग्लिश एंड हिस्ट्री मेंस, तो आप ये कोर्स अभी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी आपका हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो अभी फॉरेस्टर के लिए आपका 25 से स्टार्ट हो रहा है ये क्या नाम है उसका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप इसके रिगार्डिंग कोर्स है हमारे पास अवेलेबल, जिसमें हमारे पास कंप्लीट जीके, इंग्लिश, मैथ्स कवर कराई जाएगी आपको। तो कोर्स हमारा देखिए इस तरह से चलता है कि हम पहले आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक रिवीजन भी चलता रहेगा, ठीक है। तो आप एक एक टॉपिक कई बार पढ़ सकते हैं, तो अगर आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आपको रिवीजन करने को मिलेगा। तो जैसे ही कोर्स कंप्लीशन होता है, जैसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किए थे उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, अब वो दोबारा से क्या चल रहा है, उनका रिवीजन चल रहा है, ठीक है। फिर आगे टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड की जाएगी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अभी एपीपीएससी का रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम आया है, ठीक है। एपीपीएससी रिसर्च असिस्टेंट का एग्जाम अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, तो इसके रिलेटेड एक वीडियो अमरजीत सर आपका बना देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। बट इसमें मेनली जो मैंने देखा है, एक आपका जीके वाला पोर्शन है, एक इंग्लिश वाला पोर्शन है, और एक आपका जो मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, इकोनॉमी, ये सब, ठीक है। तो उसमें जीके इंग्लिश के रिगार्डिंग अभी हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेन सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, इकोनॉमी और मैथ्स, इस तरह के सब्जेक्ट, तो भी एक बार आप बात करके मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 8076535685। ऑलराइट सर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड मैत्री प्रोग्राम बूस्ट एजुकेशन एंड कल्चरल टाइज विद इंडिया? यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, बताइए। हाँ जी सर, इसका आंसर बताइए। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड मैत्री प्रोग्राम टू बूस्ट एजुकेशन एंड कल्चरल टाइज विद इंडिया? सर मैत्री का नाम सुनते ही बांग्लादेश याद आ जाता है, बट बांग्लादेश तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ जी, नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इंडिया के साइड देखो, इंडिया के साइड एजुकेशन और कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक नई सीरीज ऑफ इनिशिएटिव निकाला है, ठीक है। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? मैत्री प्रोग्राम। तो इसके तहत जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो कितना प्रोवाइड कर रही है सर? $11 मिलियन प्रोवाइड करेगी ओवर 4 years टू सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट टू स्टडी एट ऑस्ट्रेलिया टॉप यूनिवर्सिटीज। मतलब इतना खर्च कर रही है $11 मिलियन, कौन? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ताकि इंडिया के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आके टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें। चलिए सर, तो ये ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, मैत्री प्रोग्राम हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है। अगर बांग्लादेश ऑप्शन में ना मिले तो लगा देना मैत्री में, ऑस्ट्रेलिया लगा देना। All right, sir. Next question, question number 63. So, President Ramnath Kovind became the first president to visit
द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेम द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो उनके गांव का नाम पूछ रहा है, उनके विलेज का नाम क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के गांव का नाम क्या है जब भी रामनाथ कोविंद जी विजिट किए थे? थैंक यू मार्शल। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑलराइट, हाँ, करेक्ट आंसर इज अंबादावे, महाराष्ट्र। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मतलब ऐसी बहुत ही रेयर पर्सनालिटी थे जो बहुत ही यूनिकली आपको देखने को मिलेगी। कभी भी आप ना गूगल कर लेना क्वालिफिकेशंस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जरूर गूगल करना क्वालिफिकेशंस। उनके पास मतलब ऐसी ऐसी क्वालिफिकेशंस थी आज के लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि मतलब उनका मतलब है क्या। ABCDEFGH, मतलब सारे अल्फाबेट वाली क्वालिफिकेशंस उनके पास थी। और ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ग्राउंड से उठ के टू द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बंदा, तो कुछ तो खास बात होगी। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। जो ड्राफ्टिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन कई बार आया आपके एग्जाम में, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये तो ध्यान रखना ही रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो निर्माता थे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैकाथॉन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? हैकाथॉन क्या होता है? एक चैलेंज होगा जहाँ पे हैकिंग वगैरह के रिलेटेड इवेंट्स कराए जाएंगे और देखा जाएगा कौन ज्यादा एक्टिव है। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया था ये। तो नाम बताना है आपको हैकाथॉन का। हाँ जी बताइए। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सानिया राणा क्षेत्रम। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा? सानिया राणा क्षेत्रम। ये नाम था हैकाथॉन सर। ओ सॉरी, इसका नाम सानिया नहीं था, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सैन्य था। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। सैन्य राणा क्षेत्रम। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये सानिया वर्ड मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट सर, ठीक है, ध्यान रखना। किसने कराया था? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग माओ एंड ओवरऑल अंडर द गाइडेंस ऑफ शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ऑलराइट सर, क्वेश्चन नंबर 65। The Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-52 from which place? अभी रिसेंटली हमने PSLV C-52 को लॉन्च किया है, किस प्लेस से लॉन्च किया है ये पूछ रहा है। राका जी किस में कंफ्यूज है? ये 65 या 64? 64 तो अब जो भी था हो गया।
राणा क्षेत्र में, ठीक है, राणा क्षेत्र में वर्ड, ओसानिया नहीं होगा, सैन्या होगा, ठीक है, इसको बताइए। तो इसरो ने अभी रिसेंटली ने सक्सेसफुली टेस्ट किया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत बढ़िया सर, इसका आंसर है श्री हरिकोटा। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे पीएसएलवी की। देखो जैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनका काम क्या होता है, ये इस तरह के रॉकेट्स होते हैं, आपने देखा भी होगा। इनका पर्पस ये रहता है कि जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होती है हमें स्पेस में, तो ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक व्हीकल चाहिए होता है। इस व्हीकल में वो सैटेलाइट रखेंगे और वो सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ में। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया का थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले हमारे पास ASLV था, ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमारे पास SSLV आया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब थर्ड जनरेशन में हमने जो क्रिएट किया है वो है सर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। और भी बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल्स हमने बना लिए, जैसे GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जब हैवी वेट ले जाना होता है, दूर तक ले जाना होता है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, GSLV। और GSLV में भी जो सबसे बेहतरीन अभी हमारे पास है GSLV MK। ठीक है, इसमें इट इज ए 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। 4 स्टेज का मतलब है कि पहले धीरे धीरे इसमें जो ये रॉकेट्स होते हैं ना, ये जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वन बाय वन इसमें से अलग होते रहेंगे। पहले जैसे ये ऊपर जाएगा ये पार्ट डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है, फिर ये डिस्पैच हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ पर सैटेलाइट रखी होगी और सैटेलाइट इसमें से अलग होके अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसमें लिक्विड स्टेजेस का मतलब क्या है कि लिक्विड फ्यूल है। ठीक है, लिक्विड फ्यूल है। देखो फ्यूल जो होता है लॉन्च व्हीकल्स में हम 3 तरह का यूज करते हैं। पुराने जमाने में हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज करते थे। सॉलिड फ्यूल कैसा होता है, जैसे कि आप बारूद हो गया, बारूद अगर देखा हो तो वो क्या है, एक टाइप ऑफ सॉलिड फ्यूल। एक होता है गैसोलीन, पेट्रोल, वो लिक्विड फ्यूल की कैटेगरी में होता है। और आजकल क्रायोजेनिक इंजन बन रहे हैं। क्रायोजेनिक क्या होता है, एक लिक्विड नाइट्रोजन को, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन को बहुत ही निगेटिव टेम्परेचर में, बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर में आप रखते हो, तो वो कहलाता है क्रायोजेनिक। तो 3 तरह के फ्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सबसे पुरानी वाली टेक्निक है और ये क्रायोजेनिक वाली सबसे लेटेस्ट है। तो लिक्विड स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगा। कैरिंग कैपेसिटी 850 kg, बट इसको अब हमने बढ़ा दिया 1.9 टन तक ले गए। ठीक है, चलिए सर, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डे। तो आज अपन ने इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो इसका आपको बस क्या है, रिवीजन अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, इसकी टेस्ट सीरीज जैसे मैंने कहा, इसको हम डेफिनेटली आगे लॉन्च करेंगे। तो चलिए सर, इसका रिवीजन मेंटेन करिए और कोई डाउट हो तो जरूर डिस्कस करिए। अगर PDF इसका चाहिए तो हमारे 2 तरह के ग्रुप्स चलते हैं, एक फ्री ग्रुप और एक पेड ग्रुप। तो दोनों में इसका PDF अपलोड हो जाता है, और जो पेड ग्रुप्स हैं उनके जो पेड कोर्सेज हैं उनके कोर्सेज में भी हम इसका PDF अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं, फ्री ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में, देखिए अगर आप पेड ग्रुप में ज्वाइन है तो फ्री ग्रुप में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। फिर जो यहाँ फ्री में मटेरियल मिल रहा है वो सब आपको यहाँ भी अवेलेबल किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप में अलग अलग हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे AP PCS प्रीलिम्स का चल रहा है, हेड कांस्टेबल, फॉरेस्टर, ACF, ठीक है, TGT, PGT, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट सर, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड एज मच एज पॉसिबल। चलिए सर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।